नमस्कार, मेरा नाम राजीव अग्रवाल है। आज हम बात करेंगे आरबीआई मास्टर डायरेक्शंस के पैरा 70 के बारे में। अब पैरा 70 अगर हम बात करें तो आरबीआई की 5 मास्टर डायरेक्शंस में से आज हम नो योर कस्टमर डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। उसके अंदर पैरा 70 है जो कहता है कि एक फॉरेन एक्सचेंज डीलर को अपने स्टाफ की ट्रेनिंग करानी चाहिए। तो इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको मेरी 5 मास्टर डायरेक्शंस फॉरेन एक्सचेंज के डीलर के ऊपर अप्लाई होने वाली कौन सी होती है, तो आप हमारी पुरानी वीडियो को देख सकते हैं। उसमें हमने कई वीडियोस में जिक्र किया हुआ है कि 5 प्रकार की आरबीआई मास्टर डायरेक्शंस एक फॉरेन एक्सचेंज डीलर पे अप्लाई होती है। तो आज हमारी चर्चा का मूल विषय है कि पैरा 70 क्या है और पैरा 70 से हमारे किन किन तथ्यों पर प्रकाश डालता है। तो अगर हम देखें, पैरा 70 सिर्फ केंद्रित है एम्प्लॉय के ऊपर कि आपका एम्प्लॉय कैसा होगा, उसको और किस तरीके से ट्रेनिंग देंगे आप उसको, और उसकी हायरिंग का क्या प्रोटोकॉल होगा। तो पहले हम इन तीनों पैराग्राफ को पढ़ेंगे। थोड़ी सी वीडियो पे आप गौर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा इसके अंदर। सबसे पहले, एडिक्वेट स्क्रीनिंग मैकेनिज्म इंक्लूडिंग नो योर एम्प्लॉय स्टाफ पॉलिसी एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर पर्सनल रिक्रूटमेंट हायरिंग प्रोसेस। भैया अब देखो, अपने किसी भी स्टाफ को हायर करने से पहले ऐसा ना करना कि भाई साहब बंदे की ज़रूरत है, हमें ऑफिस भेज दो, काम शुरू। नहीं, आप एक फॉरेक्स की कंपनी हो, एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन हो, आपको अपने ऑफिस में किसी भी व्यक्ति की भर्ती करने से पहले उसको पूरे जांचना पड़े चाहिए कि वो कौन है। आपकी स्टाफ को रिक्रूट करने की प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए उसके बाद, और आपका हायरिंग प्रोसीजर आपके यहाँ होना चाहिए प्रॉपर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बंदे की ज़रूरत है, भर्ती खुली है, आ जाओ। देयर मस्ट बी प्रोटोकॉल ऑफ एंट्री ऑफ एनी पर्सन एज एन एम्प्लॉय इन योर ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले पैराग्राफ में सिंपल सी हमें ये बात बताई कि एक फॉरेन एक्सचेंज डीलर किसी को भी भर्ती नहीं कर लेगा, उसके यहाँ पे भर्ती करने का पूरा प्रोसीजर होना चाहिए। बिकॉज क्यों होना चाहिए? क्योंकि फॉरेक्स की कंपनी एक सेंसिटिव कंपनी होती है और आप फॉरेन करेंसी से डील कर रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कल को कौन बंदा मेरे यहाँ पे काम कर रहा है, वो उसकी ऑथेंटिसिटी भी तो होनी चाहिए, इंटीग्रिटी भी तो होनी चाहिए। अब हम सेकंड पैराग्राफ पे मूव करते हैं। सेकंड पैराग्राफ कहता है, रिपोर्टिंग एंटिटी आरई शैल एंडेवर टू एंश्योर दैट द स्टाफ डीलिंग और बीइंग डिप्लॉयड इन द केवाईसी मैटर हैव हाई इंटीग्रिटी। अब कौन सा स्टाफ होता है जो केवाईसी एएमएल सीएफटी मैटर्स के ऊपर चिन्हित करा होता है हमने? अब बताओ आप। सबसे पहले तो मैं कहता हूं, कौन करंट ऑडिटर ही है हमारे ऑफिस का सबसे बड़ा, जो केवाईसी वाले सारे मामलों में दिखता रहता है कि कौन से कागज है, किसमें कमियां हैं, किसमें नहीं है। दूसरा, आपका फ्रंट लाइन स्टाफ, मतलब एक व्यक्ति, एक कस्टमर जिससे आके सबसे पहले मिलता है, वो बोलता है भैया डॉलर चाहिए, डॉलर चाहिए, तो वो फ्रंट लाइन स्टाफ ही तो केवाईसी ले रहा है सारे। तो अगर मैं बोलूं कि आरई शेल एंडेवर टू एंश्योर दैट द स्टाफ डीलिंग और बीइंग डिप्लॉयड फॉर केवाईसी एएमएल सीएफटी मैटर्स, ये व्यक्ति, इन लोगों की एक तो हाई इंटीग्रिटी होनी चाहिए। भाई देखो, ये लोग ऐसा ना हो कि किसी से कुछ आपको एथिकली अनएथिकल कोई प्रैक्टिसेस करके आपको नुकसान पहुंचा सके। इनको नियमों की जानकारी होनी चाहिए, केवाईसी एएमएल सीएफटी स्टैंडर्ड्स। अब इनको नियमों की जानकारी कैसे होगी? भाई आप तो किसी व्यक्ति को जॉब पे रख रहे हो, अब उसको नियमों की जानकारी तब होगी जब उसके पास कोई किसी ऑफिस में, किसी फॉरेक्स की कंपनी में काम करने का एक्सपीरियंस होगा। वो एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति को अपने ऑफिस में जॉब पे रखें, या फिर कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग वगैरह वो अटेंड कर रहा होगा, और फिर वो अगर आपके यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसे नियमों की जानकारी है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, उसको बात करनी आनी चाहिए, अपनी बात को कम्युनिकेट करना आना चाहिए। एबिलिटी टू कीप अप विद द चेंजिंग केवाईसी एएमएल सीएफटी लैंडस्केप नेशनली इंटरनेशनली। अब कौन सी कंट्री का कौन सा वीज़ा होता है, वीज़ा कौन सा बदल गया है, टूरिस्ट की जगह पे प्राइवेट वीज़ा लिखा होता है, बिजनेस वीज़ा में क्या लिखा होता है, ये सब बातें उसको समझ आनी चाहिए। वो व्यक्ति एक बिल्कुल नया फ्रेशर ना हो, एक्सपीरियंस व्यक्ति हो, समझदार व्यक्ति हो। आप अपने ऑफिस में ऐसे किसी को भी जॉब पे नहीं रखेंगे। आप ये ना कहें कि हमारा ऑफिस हम किसी को भी जॉब पे रखें। आपके पास रिजर्व बैंक की तरफ से लाइसेंस मिला हुआ है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस लाइसेंस के दिए आरबीआई के सारे निर्देशों का आप पालन करें, और अगर आप किसी भी निर्देश को पालन नहीं करते तो वो फेमा का उल्लंघन माना जाता है, और उस उल्लंघन में आपके लाइसेंस को रिजर्व बैंक कैंसिल भी कर सकता है।
तो अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव इस हमारी आज अभी ट्रेनिंग का। ये अभी आने वाले 60 सेकेंड्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अब हम पढ़ते हैं पहले, उसके बाद हम इस बारे में आते हैं, इसके विश्लेषण के बारे में। ongoing employee training program shall be put in place so that the members of staff are adequately trained in KYC, AML, CFT policy। अब यहाँ पर हल्का सा एक नया जिक्र आया है, KYC, AML, CFT पॉलिसीज। अब मुझे पता है मैं आप सब लोग क्या सोच रहे हैं कि ये तो फॉर्मेट है एक। नहीं, KYC, AML, CFT पॉलिसी कोई कॉपी पेस्ट फॉर्मेट नहीं होना चाहिए। मैं हर वीडियो में ये वाली बात बोलता हूं, आपके ऑफिस की KYC, AML, CFT पॉलिसीज का निर्माण कार्य आप बहुत ध्यान से करेंगे, डिलीजेंटली आप इसको बनाएंगे और उसके बाद उनका पालन करेंगे। अच्छा चलो, अब आपने KYC, AML, CFT पॉलिसी का महात्म्य अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले KYC, AML, CFT पॉलिसी का जिक्र आता है जब एक नया लाइसेंस आप अप्लाई करते हैं, या फिर जब आप रिन्यूअल भी अप्लाई करते हैं तब भी KYC के ऊपर AML, CFT पे रिजर्व बैंक के ऑफिशियल्स तवज्जो देते हैं। तो KYC, AML, CFT पॉलिसीज आप ध्यान से बनाएं, उनमें कोई भी कमी ना रहे। ये पॉलिसीज आपके काम करने के तरीके को दर्शाता है। अब चलो पॉलिसीज तो बना ली हमने, अब इसका क्या अगला स्टेप क्या है, इससे क्या संबंध है पैरा 70 से? पैरा 70 से ये संबंध है कि अपने स्टाफ को, जिसको आपने हायर किया है, ऊपर के इन 2 पैराग्राफ में जो गुणवान व्यक्ति को आपने अपने ऑफिस में हायर किया है, उस व्यक्ति को आप ट्रेनिंग दिलवाएंगे। ट्रेनिंग खुद भी दे सकते हैं आप, और चाहे तो किसी व्यक्ति से दिलवा सकते हैं। ट्रेनिंग आप उससे दिलवाएं जिसको नॉलेज हो। ट्रेनिंग दिलवाएंगे किस बारे में ट्रेनिंग दिलवाएंगे? हम उसको ट्रेनिंग दिलवाएंगे KYC, AML, CFT पॉलिसी के बारे में कि देखो गुणवान व्यक्ति, आपको ज्ञान तो बहुत है, आप एक्सपीरियंस भी हो, आपने काम भी सीखा हुआ है कई जगहों से, हो सकता, पर मेरे ऑफिस के काम करने का नियम और विधि विधान ये है, उसमें इस तरीके से काम होगा। हमारी नो योर कस्टमर की, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की, टेररिज्म को फाइनेंस करने से लड़ने की पॉलिसी ये है, और आप इसको पढ़ लो, इसको समझ लो, कोई सवाल हो हमसे पूछ लो। हम आपको सिखाने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज करेंगे। अब वो ट्रेनिंग प्रोग्राम मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। द फोकस ऑफ द ट्रेनिंग शैल बी डिफरेंट फ्रॉम फ्रंटलाइन स्टाफ। अब अगर मैं स्टाफ को के समूह बनाऊं, अगर आपके ऑफिस में एक फॉरेक्स की कंपनी के ऑफिस में जो अलग अलग स्टाफ होते हैं उनका समूह देखें, तो सबसे पहले आगे डायरेक्टर्स, कंपनी के डायरेक्टर्स तो भाई देखो डिसीजन मेकर्स हैं। उसके बाद आ जाता है फ्रंटलाइन स्टाफ, एक वो व्यक्ति जो बाहर काउंटर पे बैठा हुआ है और कस्टमर से डील कर रहा है, कस्टमर को समझा रहा है भाई पैन कार्ड चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, टिकट चाहिए, वीज़ा चाहिए, और हमें हर कागज LRS रिपोर्टिंग पे साइन कर दो, LRS डिक्लेरेशन पे साइन कर दो, और साइन भी पर वही ID वाला करना भाई साहब, ठीक है। और कागज हमें बिल्कुल आप सेल्फ अटेस्टेड करके देके जाओ, हमें बिल्कुल फ़ोटो भी मैच करनी है आपकी आधार पैन कार्ड पे जो है, और आपकी फ़ोटो को देखेंगे। अब ये फ्रंटलाइन वाले व्यक्ति का ज्ञान का विस्तार अलग है। दूसरा हो गया कॉन्करेंट ऑडिटर। कॉन्करेंट ऑडिटर को तो ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता होती है कि हर चीज़ उसको चेक करनी है। फिर हो गया रिस्क असेसमेंट की टीम। अब किस व्यक्ति को माल बेचें, किसको ना बेचें, ये भी तो रिस्क असेसमेंट वाले देखते हैं। और हो गए कंप्लाइंस, RBI में किस समय पे कौन सी रिपोर्ट सबमिट करनी है, ये उसका ध्यान रखें। अब ये चारों बंदों की ट्रेनिंग अलग अलग तरीके से होनी चाहिए ना, तो यही बात ये कहता है कि द फोकस ऑफ द ट्रेनिंग शैल बी डिफरेंट फॉर फ्रंटलाइन स्टाफ, कंप्लायंस स्टाफ and staff dealing with the new customers. The frontline staff shall be specifically trained to handle issues arising from lack of customer education. अब फ्रंटलाइन स्टाफ जो होता है उसको ये पता होना चाहिए ना कि अगर एक व्यक्ति बोल रहा है भाई साहब मेरे पास एक कागज की कमी है, तो उसको पता होना चाहिए कि भाई इसके ऑप्शनल कागज हमें क्या क्या आप दे सकते हो, पर कागजों पे कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करना है एक फॉरेन एक्सचेंज डीलर को। चाहे कस्टमर नाराज हो, बट आपके हाथ में, क्योंकि एक बहुत सेंसिटिव आइटम है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप किसी भी गलत हाथों में उसको करेंसी को ना पहुंचने दें। प्रॉपर दस्तावेज और कागज लेके ही वो करेंसी आप उसको दें,
वो अगर आप पेपर आपके मजबूत होते हैं तो आप भी सेफ रहते हैं और सामने वाले व्यक्ति को इनवॉइस भी दे सकते हैं आप, और उसको इमिग्रेशन में भी वहां पे आसानी होगी। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, यहां से लेकर ये लास्ट की 3 लाइन हम विशेष तौर पे ये कॉन्करेंट ऑडिटर के ऊपर है पूरा पॉइंट। कॉन्करेंट ऑडिटर क्या कहता है? ये कहते हैं प्रॉपर स्टाफिंग ऑफ द ऑडिट फंक्शन। मतलब ऑडिट फंक्शन कौन सा यहां बात कर रहे हैं? यहां पे टैक्स ऑडिट के बारे में बात नहीं कर रहे जी, ना यहाँ पे स्टैट्यूटरी ऑडिट के बारे में बात कर रहे हैं। ये रिजर्व बैंक की मास्टर डायरेक्शंस है, यहाँ पे कॉन्करेंट ऑडिट की बात हो रही है। प्रॉपर स्टाफिंग ऑफ द ऑडिट फंक्शन विद पर्सन्स एडिक्वेटली ट्रेन्ड एंड वेल वर्स्ड इन केवाईसी, एएमएल, सीएफटी पॉलिसीज और रिपोर्टिंग एंटिटी। आप अपनी कंपनी का कॉन्करेंट ऑडिटर का चुनाव करते वक्त तो उसी व्यक्ति को लेंगे जो प्रॉपरली ट्रेन्ड है, जिसका परीक्षण अच्छे से हुआ है, उसको आपकी कंपनी के केवाईसी, एएमएल, सीएफटी पॉलिसीज के बारे में संपूर्ण तौर पे पूरा ज्ञान है। और तीसरा, उसको रेगुलेशंस के बारे में पता है। रेगुलेशन मतलब सारी मास्टर डायरेक्शंस के बारे में उसे पता है, जितने भी नियम कानून, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल, इन सब के बारे में उसे नॉलेज है और संबंधित मुद्दों के बारे में उसे नॉलेज है। आप उसी व्यक्ति को अपनी कंपनी का ऑडिटर बनाएंगे, क्योंकि ऑडिटर एक बहुत जिम्मेदार व्यक्ति होता है। आप अपने ऑडिटर का चयन सोच समझ के कीजिए। तो यहां पे इस पैरा 70 ने बताया कि हम अपने ऑफिस में एक हायरिंग का प्रोसेस होगा। हमारे ऑफिस में हम एक अच्छे कैंडिडेट को हायर करेंगे जिसकी हाई इंटीग्रिटी होगी, नियम कायदों से चलने वाला व्यक्ति होगा, बोलचाल में अच्छा व्यक्ति होगा। उसके बाद हम बोले कि अब जिस व्यक्ति को हायर किया उसको ट्रेन भी करेंगे, हम सिखाएंगे ताकि उससे गलती होने की संभावनाएं कम हो जाएं। और दूसरा, हम अपनी ऑडिट भी कराएंगे, तो ऑडिटर भी जो होंगे वो हमारे मजबूत होंगे। ऑडिटर हमारे ट्रेंड होंगे, उनको नियम कायदे विधि विधान का प्रॉपर ज्ञान होगा, और ताकि वो उसी ज्ञान को यूज करके हमारी ऑडिट को सही तरीके से सक्षम करें। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं इसमें कि फॉरेन एक्सचेंज डीलर की ट्रेनिंग, अब एएमएल इसको बोला जाता है ट्रेनिंग। किसकी ट्रेनिंग? ट्रेनिंग हो गई केवाईसी, एएमएल, सीएफटी पॉलिसीज की ट्रेनिंग। ठीक है, पॉलिसीज की ट्रेनिंग हो रही है आपकी। अब सबसे पहले इसका मतलब है एक फॉरेन एक्सचेंज डीलर अपनी पहले पॉलिसीज बनाएगा और पॉलिसीज की ट्रेनिंग लेगा। अब पॉलिसीज बनाने के लिए भी तो उसे आरबीआई की मास्टर डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए। आरबीआई की मास्टर डायरेक्शन का पहले ज्ञान लीजिए, उस ज्ञान के हिसाब से आप ट्रेनिंग लेके अपनी केवाईसी पॉलिसी का निर्माण कीजिए। एक परफेक्ट केवाईसी पॉलिसी आपकी कंपनी की हमेशा आपको हेल्प करती है। उसके बाद केवाईसी पॉलिसीज बनाने के बाद अपने स्टाफ को परीक्षण कीजिए, समय के साथ इस केवाईसी पॉलिसी को अपडेट कीजिए समय की ज़रूरतों के हिसाब से, और इसी तरीके से आप अपनी कंपनी की ट्रेनिंग प्रोटोकॉल और कॉन्करेंट ऑडिट के सिस्टम को चला सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। पैरा 70 के बारे में ये था। बाकी अगली वीडियोस में हम दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।